नितिन अभी अपनी उंगलियों के साथ में ऐसे खेल रहा था जैसे कि छोटा बच्चा उसको अपने मुंह में लेकर खेलता रहता है। वह अपनी उंगलियों को आसमान में ऐसे घुमा रहा था जैसे कि वह अभी कोई पियानो बजा रहा हो। और वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर दोनों वहां पर खड़े हुए हेड माधव और आकाश दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वहां पर जो भी नितिन करते जा रहा था वह उसको देखकर बता सकते थे कि अभी नितिन ग्रैंड कॉन्स्टिलेशन फिंगर के अंदर मामूली उपलब्धि तक पहुंच चुका था। और उसी के साथ में दोनों के पैर इस तरह से डगमगाने लगे थे कि वह दोनों तो अब अपनी जगह पर खड़े ही नहीं रह पा रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा था किसी भी पल वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नितिन को ऐसा सब कुछ करते हुए देखकर अब आकाश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अब वह माधव की तरफ देखने लगा। और वह बिल्कुल ऐसे देख रहा था जैसे कि अभी वो माधव को इतनी बुरी तरह से मारेगा कि वह उसको यही मार मार कर यहीं पर ही दफना देगा, क्योंकि कुछ समय पहले माधव ने उसे ऐसा कहा था कि ये तो छोटी मोटी चीजें तो ये अपन भी कर सकते हैं। लगता है इसने ये ऐसे ही कर ली होगी, क्योंकि कुछ समय पहले उसने अभी मामूली उपलब्धि हासिल कर ली थी। लेकिन यही धीरे धीरे करते हुए अब वह तो केवल एक जगह पर नहीं रुक रहा था, बस आगे बढ़ते हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देख माधव का चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया और उसने अपना सर खुजलाते हुए कहा अरे इसमें 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 मेरी कुछ गलती नहीं है। मुझे नहीं पता आखिरकार ये राक्षस कहाँ से गया। ये तो हमारे हॉल मास्टर जगदीश और उनके फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर आया था। मुझे नहीं पता था कि वास्तव में इस तरह का राक्षस इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ होगा। पता नहीं ये बंदा कहाँ से आ गया है। आज तो ऐसा लगता है कि ये हम दोनों के सर के बाल यहीं पर उड़ा डालेगा। अभी हेड माधव का चेहरा ऐसा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि नितिन तो अभी यहाँ पर उन्हें एक के बाद एक झटके देते जा रहा था और वहीं पर ही अभी वह रुक नहीं रहा था। वह तो बस आसमान के अंदर हर कहीं पर टेप करते हुए हर बार एक नया दृश्य वहां पर बना कर रहा था। कभी झरना, कभी आसमान, कभी गैलेक्सी, ऐसे ही बहुत सी चीजें वहां पर उस हॉल के अंदर जा रही थी, जहां पर वह दोनों इस तरह से एक दूसरे को देखे जा रहे थे जैसे कि लैला मजनू हो। वहीं दूसरी तरफ अब नितिन ने भी अपनी आंखें खोल ली थी, जहां पर वह अपने अंगुलियों के ऊपर एक भंवर को नचा रहा था। उसको देखते हुए उसके बाद में उसने अपने सामने खड़े हुए आकाश से पूछा, आकाश भाई तुम बताओ अब ये कैसा है, क्या वास्तव में मैं इसके साथ में मार्शल आर्ट परीक्षण के अंदर जा सकता हूँ। नितिन तो अभी ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि उसको उस उपलब्धि से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, क्योंकि अभी तो उसके लिए ये सब कुछ तो छोटी सी चीज थी। वहीं जहां पर आकाश और माधव दोनों के दोनों अभी गहरे चिंतन के अंदर थे और दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उस आवाज को सुनने के बाद में अब दोनों अपने झटके से बाहर निकल चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आकाश तो उस चीज को सुनकर परेशान हो गया था। वह मन ही मन में सोच रहा था, अरे आखिरकार ये बंदा क्या है। इस बंदे को ऐसा सवाल पूछने की क्या जरूरत आ गई कि इसने यहाँ पर अचानक से ऐसा सवाल पूछ लिया कि मैं इस उपलब्धि के साथ में उस परीक्षा को दे पाऊंगा या नहीं। क्योंकि इन 200 युद्ध टेक्निक्स के अंदर से सभी युद्ध टेक्निक्स ऐसी थी जिसके अंदर कोई भी केवल एक ही मिनट के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, लेकिन फिर भी सीख नहीं सकता था। लेकिन ये बंदा यहाँ पर एक ही मिनट के अंदर इसकी इस उपलब्धि तक, यानी कि मामूली उपलब्धि तक पहुंचने के बाद में ऐसे कह रहा है जैसे कि ये कोई उसके लिए बिल्कुल ही छोटी सी बात हो। अरे भाई अब ये बंदा मेरे से कुटने वाला है। अब तो आकाश अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगा था, क्या ये बंदा किसी की फीलिंग से साथ में ढंग से नहीं रह सकता। हाँ क्या समझ रखा है इसने, जब से आया है यहाँ पर हम दोनों को नीचा दिखा रहा है, कभी हमारी बेइज्जती कर रहा है। क्या हमारी इज्जत नहीं है। अरे भाई तुम्हारे सामने किसी की इज्जत होगी तब ना। पता नहीं ये बाकी बंदों के साथ में क्या करता होगा, या फिर केवल हम हैं या फिर इसके अलावा कोई और बंदे भी होंगे। अभी आकाश और माधव दोनों के दिलों के अंदर ऐसे ही ख्याल चल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें अपने सामने खड़े हुए उस युवक से क्या कहना चाहिए था। वहीं अभी जहां पर आकाश और माधव दोनों अपने ही चिंतन के अंदर खोए हुए थे, अब नितिन परेशान होने लगा था। उसने मन ही मन में सोचने लगा, अरे भाई इनसे मैंने कोई बड़ा सवाल तो ना पूछ लिया था। मैंने यही तो पूछा था कि इस लेवल के साथ में क्या मैं उस टेक्निक को या उस परीक्षा को दे सकता हूँ। लेकिन ये दोनों तो इस तरह से एक दूसरे की आंखों के अंदर देखकर रोमांस करने लगे जैसे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। क्या ये बंदे यहाँ पर कोई खुल्लम खुल्ला या कोई कमरा नहीं रह सकते।
जहाँ पर जाकर ये रोमांस कर सके। आखिरकार इन्हें मेरे सामने ऐसा सब कुछ करने की क्या जरूरत आ गई है? क्या ये समझते नहीं है कि इनके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है? कम से कम बच्चे के सामने तो ऐसी हरकतें ना करो। नितिन, तू अपने कपड़े देख ले, क्या पता ये तेरे पीछे ही पड़ जाए। उसी के साथ में अब नितिन के दिल के अंदर ऐसे बहुत से ख्याल चलने लगे थे। उसने उन दोनों से कहा, ये आप दोनों को क्या हो गया? आप दोनों इस तरह से एक दूसरे की आंखों के अंदर देखकर क्या सोच रहे हैं? क्या आप दोनों के मन के अंदर कोई गंदी चीजें तो नहीं चल रही है? अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं किसी को बोलकर आपके लिए रूम अरेंज करवा देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ नितिन की उन सभी बातों को सुनने के बाद में दोनों के चेहरे तिलमिला गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, आपको ऐसा कुछ गलत करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये बंदा क्या है यार, हम दोनों तो यहाँ पर कुछ और ही सोच रहे थे और इस बंदे ने अलग ही ख्याली पुलाव करना शुरू कर दिया। क्या इसके दिमाग में तो कुछ और नहीं है ना? ऐसे ही ख्याल अब दोनों के मन के अंदर चलने लगे थे। आकाश अब अपने झटके से बाहर निकल चुका था और उसने अपने सामने खड़े हुए नितिन से कहा, और उसने कहा, हाँ मोहन, बात कुछ ऐसी है कि आपने जो उपलब्धि हासिल की है उसके साथ में आप अभी इसको परीक्षा को दे नहीं सकते। आपको एक और लेवल पार करना होगा, जिसके बाद में आप आराम से उस परीक्षा के लिए तैयार होंगे। बस आकाश ने ऐसा कहा ही था कि नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, तो अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे अपना लेवल और बढ़ाना होगा। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रुकिए और मैं बढ़ा लेता हूँ। हाँ, बढ़ा लेता हूँ। लेकिन जहाँ पर अभी आकाश ने वो बातें सुनी ही थी, नितिन तो फिर से अपनी आंखें बंद कर कर वहीं पर ही एक मुद्रा के अंदर बैठ जाता है और फिर से चला जाता है गहन चिंतन के अंदर और फिर से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अब आकाश का दिमाग पूरी तरह से थरथरा गया था। उसका दिमाग इस तरह से खराब हो गया था जैसे कि किसी भी पल उसका दिमाग फट सकता था। अब तो ऐसा लग रहा था कि वह नितिन को पीट पीट कर यहाँ मार्शल आर्ट डिवीजन से बाहर निकाल दे, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वह समझ चुका था कि थोड़ी समय के अंदर इसने इस तरह की उपलब्धि हासिल कर ली है। तो फिर अरे भाई, क्या इस बंदे ने ग्रैंड नक्षत्र फिंगर को केवल एक छोटी सी चीज समझकर रखा हुआ है जो केवल कुछ ही समय के अंदर इसकी इस उपलब्धि तक पहुंच गया और उसके बाद में भी फिर से मेरा कुछ पूरी बात सुनने से पहले ही फिर से ये कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया? क्या ये बंदा हम सभी को पागल समझ रखा है या ये खुद आधे दिमाग का है? मुझे तो अब इसके सामने रहने में भी शर्म आ रही है क्योंकि मैंने 7 साल इस ग्रैंड कॉन्स्टेलेशन फिंगर को सीखने के अंदर लगा दिया और ये यहाँ पर केवल 2 ही मिनट के अंदर इस चीज को सीख के तैयार भी हो गया। 2 मिनट भी कहाँ लगे हैं, मुझे तो इसके हिसाब से 2 या 10 सेकेंड 20 सेकेंड के आसपास ही इसको लगे होंगे और उसके अंदर ही इसने पूरी तरह से इसको सीख लिया। जहाँ पर आकाश अभी तक भी अपने गहरे चिंतन के अंदर था, वहीं दूसरी तरफ नितिन अब अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर चुका था। उसने फिर से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अपनी अंगुली से अपने सामने की स्पेस के अंदर टैप किया और जैसे उसने ऐसा किया वहाँ की वातावरण फिर से चेंज होने लगा और वहाँ पर फिर से समुद्र की तरह लहरें उठना शुरू हो गई। आसपास का पूरा वातावरण चेंज होने लगा था और जो हवाएं थी वह इधर उधर होने लगी थी। जहाँ पर नितिन ऐसा कर रहा था वहीं दूसरी तरफ आकाश और हेड माधव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। अब तो उनको ऐसा लगने लगा था जैसे कि जमीन फट जाए और वह उसके अंदर अपना चेहरा छुपाकर बैठ जाए, क्योंकि अभी उनके सामने उस ग्रैंड कॉन्स्टेलेशन फिंगर का नेक्स्ट स्टेज भी आ चुका था, क्योंकि अब उनके सामने बहुत से सितारे आ गए थे और वहाँ पर अब एक गैलेक्सी का निर्माण होने लगा था जहाँ पर सभी सितारे नितिन के चारों तरफ घूम रहे थे और नितिन वहाँ पर एक देवता की तरह उन सभी सितारों के बीच में बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सभी सितारों को नितिन अभी अपनी अंगुली के ऊपर नचा रहा हो। ये कैसे हो गया? इसने तो प्रमुख उपलब्धि हासिल कर ली। उस चीज को देखने के बाद में दोनों को समझ में आ गया था कि नितिन ने अभी अभी उसकी प्रमुख उपलब्धि को हासिल कर लिया था। भाई, इस गति से अगर ये चला गया ना तो चाहे से इस टेक्निक के चाहे से 1000 स्टेज भी क्यों ना हो, ये एक ही दिन के अंदर 1000 स्टेजेस को भी कंप्लीट कर लेगा। ये बंदा मेरे सोच से तो बहुत ही ज्यादा ऊपर निकल चुका है। आकाश और अब हेड माधव नितिन को कभी भी कम नहीं समझ सकते थे, क्योंकि अब प्रमुख उपलब्धि और समाप्ति नितिन ने सभी कंप्लीट कर लिए थे। इसका मतलब ये था कि ग्रैंड कॉन्स्टेलेशन फिंगर का लास्ट स्टेज भी नितिन ने वहाँ पर ही पार कर लिया था। कुछ समय पहले वो दोनों ऐसा सोच रहे थे जब नितिन अपनी कल्टीवेशन को शुरू ही किया था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सामने बैठा हुआ वह मोहन अभी अपनी प्रमुख उपलब्धि को भी हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन वह तो सीधा यहाँ पर जंप लगाते हुए आसानी से समाप्ति पर पहुंच गया था।
उसको इस तरह से करते हुए देखकर अब माधव आकाश की तरफ देखता है और उसे टेलीपैथी से कहता है, हाँ आकाश भाई क्या हुआ, जाओ ना यार, तुम भी करो समाप्ति के ऊपर पहुंचने की कोशिश। ये देखो यहाँ पर इस बंदे ने तो केवल 10 या 20 सेकेंड या फिर शायद 1 मिनट के अंदर ही यहाँ पर लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुका था। हाँ मुझे एक बात याद आई, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा डींगे हाँकते थे ना कि मैंने 7 साल के अंदर ग्रैंड कॉन्स्टेलेशन फिंगर के अंदर मामूली उपलब्धि हासिल कर ली थी। अरे भाई इसने तो यहाँ पर 2 मिनट के अंदर यहाँ पर समाप्ति हासिल कर ली। तुम्हारी तो ये मामूली उपलब्धि तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ इसके सामने जाकर कभी भी नाचने की कोशिश मत करना, वरना ये तुम्हें वहीं से उड़ा के भेज देगा केवल एक ही टेप के अंदर। अभी हेड माधव बिल्कुल ही खुश हो गए थे क्योंकि बहुत समय से वह आकाश का नाम सुनता रहते थे, लेकिन अब वह उसके ऊपर ऐसे नमक मिर्ची लगाकर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अभी उनके सामने बैठे हुए उस व्यक्ति ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब हेड माधव बता सकते थे कि आकाश क्या सोच रहा होगा। वह यही सोच रहा होगा कि यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाए और वो उसके अंदर कूद जाए और ऊपर से मिट्टी पटक ले। आकाश ने जब हेड माधव के मुंह से वह शब्द सुने तो अब आकाश वहीं जहाँ पर नितिन की उन सभी हरकतों को देखकर वो दोनों का खून उबलने लगा था और अब वह किसी पर खून की उल्टियां कर सकते थे। नितिन ने भी अब अपनी आंखें खोल ली थी और वह थोड़ा सा निराश भी लग रहा था क्योंकि उसने उस मैनुअल को पढ़ने के बाद में अपनी सारी बुक्स को मिलाकर एक मैनुअल बनाई थी और स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए उसने एक अच्छी मैनुअल तो बना ली थी, लेकिन उसके अंदर भी 5 गलतियां थी और उसी को लेके हुए नितिन बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था क्योंकि अब उसको ऐसा लगने लगा था कि अगर किसी को भी ऐसा पता चला कि उसने इतनी ज्यादा गलतियों वाली टेक्निक का यूज करते हुए उसको सीखा है तो उसके बाद में वह तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए उसने मन ही मन में सोचा, नितिन भाई तू सोच, अगर तेरे स्टूडेंट्स को ऐसा पता चल गया कि तूने इतनी गलतियों वाली टेक्निक का यूज किया है तो तू तो उनको कभी मुंह नहीं दिखा पाएगा। वो भी ऐसा बोलेंगे हमें तो इस टीचर से नहीं पढ़ना, ये इतनी गलतियों वाली टेक्निक को यूज करके हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो यही सोचते हुए नितिन का चेहरा पूरी तरह टमाटर की तरह लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था किसी भी पल वह फट सकता हो। पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे को तो वो संत लेवल स्टेज 2 की मुझे वो संत लेवल स्टेज 2 की साधना टेक्निक चाहिए थी। उसी के लिए तो मैंने इस त्रुटिपूर्ण टेक्निक को सीखने की हिम्मत की थी। उसी के साथ में तो मैं उस परीक्षण को देखकर उस लाइब्रेरी के अंदर घुस पाऊंगा, ना ऐसा मैंने नहीं किया तो उसके बाद में तो मुझे पता है कि मैं उस लाइब्रेरी के अंदर घुस ही नहीं सकता। चल नितिन अब तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, तेरे को ऐसा कुछ करना था तो अब कर लिया। उसके बाद में नितिन अब आकाश की तरफ पलटता है और वो उससे कहता है, आकाश भाई देखो मैंने इसका समाप्ति का लेवल भी हासिल कर लिया है, तो क्या मैं अब उस परीक्षण को पार करने के लिए या फिर उस परीक्षा को देने के लिए आगे मंजूरी दे सकता हूँ। नितिन की वह बात सुनने के बाद में आकाश ने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अपना सिर हिला दिया क्योंकि वह जानता था कि इस बंदे के सामने अपना मुंह खोलना उसके लिए ही एक बेइज्जती का काम हो जाएगा। और उसने कहा, हाँ हाँ मोहन, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ ही समय के अंदर इस समाप्ति लेवल तक पहुंच गए हो तो उसके साथ में आप आराम से उस परीक्षा को दे सकते हैं। आप थोड़े समय के लिए यहाँ पर रुकिए, मैं आपके लिए एक आवेदन लगा कर आता हूँ। और उसी के साथ में आकाश अपने सीने के अंदर तेज दर्द लिए हुए और उसको दबाते हुए चला गया अब नितिन को उस परीक्षण के लिए तैयार करने के लिए, एक फॉर्म भरने के लिए। और वहां से चले जाने के बाद में कुछ ही समय बाद में वह वापस से लौट आता है। उसके इस चेहरे के ऊपर एक हल्की सी स्माइल थी और वह वहां पर आकर नितिन से कहता है, मोहन अब आप इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको इसके अंदर एक दाखिला दिलवा दिया है, अब आप इसको आराम से दे सकते हैं। आकाश की ऐसी बातें सुनने के बाद में नितिन के चेहरे के ऊपर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है, आकाश आपका धन्यवाद, आपने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प जो की। आप यहाँ पर रुकिए, मैं उस परीक्षा को देकर आता हूँ। उसी के साथ में अब नितिन और आकाश दोनों के दोनों उसी हॉल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो परीक्षण दिया जा रहा था। कुछ ही समय बाद में एक वो बड़े से हॉल के सामने पहुंच जाते हैं जिसका दरवाजा बड़ा सा था और गोल्डन कलर का था। उसके ऊपर बहुत से पैटर्न्स छपे हुए थे। उसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ था और जब वह वहां पर पहुंचते हैं तो उसके अंदर से एक और लड़ाकू मास्टर बाहर निकल कर आता है। उसके चेहरे के ऊपर 12 पड़े बचे हुए थे और वह बड़ा ही निराश लग रहा था और देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वह इस परीक्षण को पास नहीं कर पाया। उसको बाहर आते हुए देखकर अब नितिन भी उसके बाद में सीधा अंदर चला जाता है क्योंकि आकाश ने पहले ही उसके लिए एक सीट पहले से ही बुक
करवा ली थी। वैसे तो वहां पर बहुत से मार्शल आर्टिस्ट आते थे उस परीक्षा को देने के लिए, लेकिन नितिन को इस तरह से कुछ ही समय के अंदर उस टेक्निक को सीखने की वजह से आकाश ने उसके लिए एक वीआईपी सीट का उपलब्ध करवा दिया था। उसी वजह से उसका नंबर जल्दी ही आ गया था। वहीं दूसरी तरफ नितिन को अंदर चले जाने के बाद में वह जो युवक अभी उस हॉल से बाहर निकल कर आया था, वह आकाश के पास में एक उलझन भरी हुई चेहरे को लेते हुए आता है और वो उससे कहता है, आकाश भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम इस बंदे को लेकर यहाँ पर क्या आ गए? क्योंकि उसको ये बात सोचकर बहुत ही ज्यादा ताज्जुब हो रहा था कि इतना ज्यादा माहिर और इतना ज्यादा उपलब्धियों वाला और सबसे ज्यादा बेहतरीन लड़ाकू मास्टर एक युवक को यहाँ पर कैसे लेकर आ सकता था। उसके सवाल को सुनकर आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या समझाना चाहिए। उसके बाद में आकाश ने उससे कहा, बात कुछ ऐसी है कि इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन इसने ग्रैंड कॉन्स्टलेशन फिंगर को सीखा है, उसी वजह से मैं इसको यहाँ पर खुद लेकर आया हूँ। क्या ग्रैंड कॉन्स्टलेशन फिंगर? क्या तुम ये वही ग्रैंड कॉन्स्टलेशन फिंगर है ना जिसका तुमने सीखने में 7 साल लगा दिए थे? क्या वास्तव में इसने उसको सीख लिया है? आकाश की बात सुनने के बाद में अब उस युवक को भी बहुत ही गहरा झटका लगा था और वो उसे पूछ ही लेता है, अरे भाई लेकिन ये युवक तो ऐसा लग रहा है कि ये 20 साल से बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, तो क्या इसने वास्तव में तुम्हारी ग्रैंड कॉन्स्टलेशन फिंगर टेक्निक सीख ली थी? क्योंकि नितिन की एज को देखने के बाद में तो अब उसको भी शक होने लगा था और उसने बड़ी उलझन भरी हुई निगाहों के साथ में आकाश की तरफ देखा और उससे पूछ ही लिया। उसकी बात सुनने के बाद में आकाश ने भी अपना सर निराशा के अंदर हिला दिया और उसने कहा, हाँ भाई वास्तव में मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें क्यों विश्वास नहीं हो रहा, वो तो मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है, इसी वजह से मेरे को इसके ऊपर विश्वास हो रहा है। मैं इसको ऐसे नहीं देखता ना तो उसके बाद में तो मेरे को भी विश्वास नहीं होता। ओ तो तुमने इसको खुद देखा है? ठीक है तो फिर तुम मुझे बताओ कि इसने उस फिंगर आर्ट को, ओ तो ऐसी बात है, तो ठीक है तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि तुम्हारी उस ग्रैंड कॉन्स्टलेशन फिंगर आर्ट को सीखने के अंदर इसने इतना समय लगाया? बस जहां पर उस युवक ने यह सवाल पूछा ही था, वहीं दूसरी तरफ हेड माधव और आकाश दोनों के चेहरे का रंग पूरी तरह से लाल हो गया था। उनका चेहरा शर्मिंदगी से ऐसे लाल हो गया था और बिल्कुल पिचका हुआ टमाटर हो गया था। लेकिन अब क्योंकि आकाश के पास में इसका जवाब था तो उसने बड़ी उलझन भरी आवाज के साथ में कहा, तुम्हारी इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? शायद उसने 20 सेकंड लगाए होंगे। नहीं 12 सेकंड, नहीं 11 सेकंड। बस ऐसे ही करते करते ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो गया। और गाइस बस इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए इसका नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट यार गाइस उसी की वजह से थोड़ा तैयार नहीं हुई थी। बस मैं इसका अभी डालता हूँ थोड़े टाइम में, आप जब तक इसको सुनिए। और गाइस आपको पता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा रेगुलर होने में, और वॉइस थोड़ी सी अगर चेंज हो गई हो ना तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, धीरे धीरे वापस से अपनी वॉइस पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर सकते हो भाई लोग, थोड़ा बहुत। वैसे भी आपने बहुत कोऑपरेट किया है 8 दिनों तक, पता नहीं कैसे टाइम निकला होगा। वैसे मेरे को पता पॉकेट में चले गए होंगे आधे बंदे, तो कोई बात नहीं। चलो बाय बाय टाटा बाय गाइस। और थोड़े टाइम बाद में फिर यार एक बंदा मेरे को चाहिए, ठीक है, और अपने काम के लिए एक बंदा चाहिए जिसको ऑडियो एडिट करना आता हो। नॉर्मल काम है उसको मैं बता दूंगा, अपने टेलीग्राम पे आना, मेरे को कॉल मत करना बस, है ना। अगर कोई काम करना चाहता हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है। उसका सैलरी वगैरह मैं मैनेजर से बात कर लेना, बाद में मैं उससे बात करवा दूंगा। और अभी तो तुम आओ, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है गाइस। चलो बाय बाय।